कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का केमिस्ट्री होगा, चैप्टर 2 होगा परमाणु संरचना। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु की खोज किसने की थी, या परमाणु होते क्या हैं, परमाणु कितने बड़े होते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहेगा, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु का नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था। सर्वप्रथम किसने परमाणु का नाम दिया, ठीक है ना, या सर्वप्रथम किसने परमाणु की संरचना बनाई, या सर्वप्रथम किसने परमाणु की खोज की थी, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो नींव रखने वाला था परमाणु का, वह व्यक्ति थे कुणाद, ठीक है ना। कुणाद व्यक्ति वो जो थे वैज्ञानिक, सर्वप्रथम उन्होंने ही क्या किया था, परमाणु का नींव रखा था, और तभी से यह प्रचलित हुआ परमाणु के बारे में, ठीक है ना। और उसमें यह उसके बाद जब इन्होंने रखा तो उसने यह कहा कि वो परमाणु ऐसी संरचना है, या परमाणु ऐसे होते हैं जो एकदम छोटे बारीकी हो जाते हैं। उनको जितना भी कण तोड़ा जाए वह क्या होंगे, एक लास्ट में चल कर टूटते नहीं, ठीक है ना। उसे अब अविभाज्य कण के रूप में जाना गया, ठीक है ना। हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल पर आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से लेक्चर 1 होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ। आज से लेक्चर 1 होगा, यह चलेगा केमिस्ट्री, क्लास चलेगा 11। यह क्लास 11 का केमिस्ट्री होगा, और यह पहला लेक्चर होगा, और आज से स्टार्ट हो गया। अभी यदि आप लोग पढ़े नहीं हैं तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है ना। तो आज हम इस जो वीडियो में जानने वाले हैं, लेक्चर 1 में जानने वाले हैं परमाणु की संरचना, ठीक है ना। यह जो हमारा पहला जो यूनिट कितना होगा, दूसरा होगा, ठीक है ना। यूनिट कितना है, दूसरा है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में। परमाणु की संरचना किस प्रकार हुई है, परमाणु की खोज किसने की थी, या परमाणु की सर्वप्रथम ने किसने रखा था, इन सब बातों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी एक एक पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर्वप्रथम ने परमाणु की संरचना किसने रखा था, या परमाणु की संरचना किसने दी थी, या परमाणु का सिद्धांत क्या था, या कौन किसे हम परमाणु कह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम क्या है। सर्वप्रथम जो परमाणु की संरचना है उसकी नींव रखने वाला जो व्यक्ति था, कौन था, आचार्य कणाद। आचार्य यानी भारतीय थे, भारत के ही मतलब ये वैज्ञानिक थे, आचार्य कणाद के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम हमारे इस भारत में परमाणु की नींव रखी। आगे बताएंगे कि किस प्रकार रखी गई थी, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके बारे में तो सोचिए, उसके बारे में ध्यान रखिए बस। अब बस आपको इतना फोकस करना है। अब इस अगर यदि ये मेरा लेक्चर आप देख लेते हैं तो फिर आपको किताब की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा आप किताब मत पढ़िए, किताब पढ़िए, लेकिन फिर भी मैं एक एक पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, ताकि फिर आपको किताब देखने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सर्वप्रथम जो परमाणु की जो संरचना है, यानी जो परमाणु की नींव रखने वाले जो व्यक्ति था, कौन था, आचार्य कणाद ने ही परमाणुवाद का क्या क्या था, नींव रखा था। इन सर्वप्रथम नींव रखा। जिस प्रकार हम लोग घर बनाते हैं तो सर्वप्रथम क्या रखते हैं, एक नींव डालते हैं, और एक नींव डालने के बाद ही हम अपने घर की संरचना करते हैं या घर बनाते हैं। तो उसी प्रकार परमाणु की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए, या परमाणु कैसे होते हैं, उनकी सर्वप्रथम नींव किसने डाली थी, आचार्य कणाद ने क्या किया था, सर्वप्रथम इसकी नींव डाली थी। समझ में आ गया। आगे देखिए, उसके बाद क्या हुआ, परमाणु अप्रत्यक्ष होते हैं। उसने क्या कहा कि परमाणु कैसे होते हैं, जब नींव पड़ गई तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि परमाणु बड़े हो सकते हैं, परमाणु छोटे हो सकते हैं, या परमाणु और कितने बड़े हो सकते हैं, या परमाणु की संरचना होती कैसी है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन कुणाद ने यह बताया अपने प्रयोग में कि जो परमाणु होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे
आप लोग कभी एक कमरा है, उस कमरे को क्या कीजिएगा, चारों तरफ से बंद कर दीजिएगा, चारों तरफ से बंद करके, और उसमें क्या कीजिएगा, एक हल्का सा पतला सा छिद्र रख लीजिएगा, जिसमें बाहर से जो प्रकाश उसमें प्रवेश कराएंगे, तो उस छिद्र के द्वारा जैसे प्रकाश आपके रूम में प्रवेश करेगा ना, तो उसमें देखिएगा उसमें बहुत से कण आपको दिखाई देंगे। यानी जैसे यहाँ से प्रकाश, हमने इस रूम में क्या किया, यहाँ से प्रकाश जैसे प्रवेश किया इस रूम में, तो हम देखेंगे कि इस प्रकाश में इस तरह का कुछ ना कुछ हमको दिखाई देते हैं। जितने परमाणु या जितने कण होते हैं, क्या होते हैं, दिखाई उसमें देंगे, लेकिन ऐसे खुले हुए रूम में दिखाई नहीं देते। तो इसी को उन्होंने कहा था कि परमाणु अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं। अभी इस रूम में कितने परमाणु कण या कितने कण घूम रहे हैं हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे आंख से दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। आई होप क्लियर। आगे देखिए, तीसरे में क्या हुआ, डाल्टन ने पदार्थ को छोटे छोटे अविभाज्य कण को क्या कहा, एटम कहा। इसके बाद जब डाल्टन ने आए, तो डाल्टन ने क्या कह दिया कि जितने छोटे छोटे पदार्थ के कण होते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे परमाणु कहेंगे। तो डाल्टन का सिद्धांत था कि अब मान लीजिए कि जितना भी पदार्थ होगा, अगर छोटा हो या बड़ा, जैसे भी हो, सब क्या है, एक परमाणु की संरचना है, या उसे हम क्या कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं। जैसे सब कुछ मानिएगा, ये क्या है, एक मार्कर है। अब इस मार्कर को हम जितना भी टुकड़ा करेंगे, हो सके मान लीजिए कि इतना तक हम टुकड़ा करके आए, मान लीजिए कि इस मार्कर को हम इतना टुकड़ा करके पूरा टुकड़ा कर दिए, इसको टुकड़ा करते एकदम बारीकी इतना टुकड़ा कर दिए कि अब वह कण फिर विभाजित होने योग्य नहीं बचा है। उसे ही डाल्टन ने क्या कहा था, अविभाज्य कण के नाम से जाना गया था। डाल्टन का कहना था कि वे कण जो एक तोड़ते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि वह कण को हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं, और उसे ही क्या कहा जाता है, अविभाज्य कण, यानी परमाणु के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु वह कण है जो अविभाज्य कणों से क्या होते हैं, बने होते हैं। एक मान लीजिए कि यहाँ पर एक कण है, कोई एक कण, हम कहेंगे इसको कई टुकड़ों में बांट दीजिए। आप इसको 4 टुकड़ों में बांटेंगे, फिर हमने कहा उसको 4 में बांट दीजिए। अब एक समय ऐसा आएगा बांटते बांटते कि आप जैसे जितना बड़ा रहेगा उतना बांटते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि बांटते बांटते इतना सा हो जाएगा, अब उसको आप बांट नहीं सकते हैं। उसे ही हम कहते हैं अविभाज्य कण, जिसको हम विभाज्य पुनः नहीं कर सकते हैं, उसे अविभाज्य कण कहते हैं। और उसे ही डाल्टन ने उसका नाम क्या दिया था, परमाणु कहा था। समझ में आया। तो समझ में आ गया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। अब इसके बाद जब डाल्टन ने कह दिया, तो उसका अपना सिद्धांत था। डाल्टन ने ऐसे तो कहा नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रयोग किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो उपयोग किया होगा, तभी ना पता चला है कि मतलब हाँ, इतने अविभाज्य कण कैसे हो सकते हैं, किसको हम तोड़ेंगे तो कण बन सकते हैं। तो यह डाल्टन का जो सिद्धांत था, डाल्टन का सिद्धांत दोस्तों आप लोग पहले चैप्टर में ही पढ़ करके आए हैं, और ये दूसरे चैप्टर में ही पढ़ना है। आप लोग क्लास 9 में भी इसके बारे में विस्तार से आप लोग पढ़े होंगे कि डाल्टन का सिद्धांत क्या था। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर क्लास 11 में हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि डाल्टन का सिद्धांत क्या था। आई होप कि यह पॉइंट्स क्लियर हो गया। अगर यह पॉइंट्स क्लियर हो गया तो हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट्स क्या है, डाल्टन का सिद्धांत क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं कि डाल्टन का सिद्धांत क्या था। तो डाल्टन ने सिद्धांत में क्या क्या बातें रखे थे, क्या क्या उन्होंने अपने सिद्धांत में बताए थे, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। देखिए, डाल्टन ने सर्वप्रथम क्या किया था, 1808 में इस अपने सिद्धांत को क्या किया था, पारित किया था। आप लोग याद रखिएगा, डाल्टन का सिद्धांत कितने सन में पारित हुआ था, 1808 में। तो 1808 में जब डाल्टन का सिद्धांत पारित हुआ था, तो उसमें बहुत ऐसे बातें थी जिन्होंने डाल्टन ने अपने प्रयोग में रखा या अपने सिद्धांत में रखा था, ठीक है ना। अपने प्रयोग में करने के बाद जो उन्होंने देखा, उसी चीज को क्या किए थे, अपने सिद्धांत में विस्तृत कर, यानी अपने सिद्धांत में रख दिए थे। अब क्या क्या उन्होंने रखे थे, इस पे सब हमने लिख दिए, सब लिख करके और आपको दिखा रहे हैं और सबको आपको बताएंगे। देखिए क्या क्या उन्होंने लिखा। सर्वप्रथम उन्होंने क्या लिखा, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से
यानी अविभाज्य कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से या अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, ये सबसे सूक्ष्म कण है, ठीक है ना। अब इससे कितने ऐसे ऐसे कण मिले होंगे, तो मिल करके क्या बना है, एक बड़ा सा क्या बन गया, एक कण बन गया। तो अब उसको हम क्या कहेंगे, एक बड़ा सा कण कहेंगे, एक बड़ा कण हो गया। अब इसको फिर हम जब तोड़ेंगे तो फिर ये पहली वाली अवस्था में हो जाएगा। तो इसी को डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से या अविभाज्य कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब इसको तो हम तोड़ सकते हैं, यानी विभाज्य कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो आपके हाथ में ही नहीं मिलेगा, उसको तोड़ेंगे कहाँ से, लेकिन ये आपके हाथ में आ जाएगा, इसलिए हम तोड़ सकते हैं। ये जो मार्कर आप देख रहे हैं, ये मार्कर कई ऐसे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। यही तो कारण होता है कि टूट जाता है। अगर कोई वस्तु टूटती है तो वह निश्चित है किसी न किसी कण से मिलकर के बना है, इसीलिए वो क्या होता है कि टूट जाता है। लेकिन यह हमको पता नहीं चलता है कि कितने कणों से मिलकर के बने हैं। वो लाखों सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, तब जाकर आज ये मार्कर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो वही डाल्टन इस बात को समझा रहे हैं कि पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। एक तत्व, कोई एक तत्व है, उसके सारे उसके जो परमाणु एक समान, तो कोई भी एक तत्व होगा, ठीक है ना, उसके सारे परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, द्रव्यमान कितना होता है, 1। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है, 8, इधर कितना होता है, 16। यानी एक दूसरे से क्या है, वह समान है ना। तो वही कह रहा है कि एक तत्व के सारे परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, समान होते हैं। जैसे हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर रखा। हाइड्रोजन 1 है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु द्रव्यमान भी कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8 है, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। बस तो समझने की तो आपको बस ये है, बस समझिए और इस पर इसको याद कीजिए। जितना आप समझ लें उतना ये आपका है। ये लिख करके याद नहीं कर सकते हैं, पहली बात आप लिख करके याद नहीं कर सकते हैं। आपको जितना समझना है समझिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। लिख करके रट्टा मारेंगे, आज लिख कर कॉपी बना लेंगे, रट्टा मारेंगे, फिर वो कल भूल जाएंगे। लेकिन समझिए उसको, जितना हो सके अच्छा समझिए। जितना समझेंगे उतना जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। यह मेरा दावा है। आप जितना हो सके उतना समझिए, जितना समझेंगे उतना आपका नोट से कई गुना वो काम करेगा। अच्छा, एक इसका वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ। अगर यदि वीडियो जो क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे, तो यूट्यूब खोलिएगा तो वीडियो पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऊपर की तरफ सेटिंग के जैसे दिखाई देगा। सेटिंग पर क्लिक करके और उसमें अपना क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। क्वालिटी अगर लो होगा, 144 होगा तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, उसको आप बढ़ा लीजिएगा 360 या 520 या 480 मतलब HD कर लीजिएगा, तो वीडियो पूरा क्लियर दिखाई देगा। आप समझ में आया? तो आप अपने चैनल, अपने यूट्यूब में जा करके यूट्यूब में जा करके वीडियो पर क्वालिटी चेक कीजिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। अलग अलग परमाणु के तत्व, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग तत्व को एक हम तत्व, यहाँ पर क्या ले लिए, पोटेशियम ले लिए, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर एक सोडियम ले लेंगे। दोनों के जो परमाणु क्रमांक होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होंगे पोटेशियम के, और मान के जो पोटेशियम और सोडियम का होगा, सोडियम कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, इधर कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना। अब पोटेशियम, इसके बाद में और एक ले लीजिए, कौन,
इसको हटा देते हैं, एक और ले लीजिए, क्या दिक्कत है। सोडियम एक हो गया, पोटासियम सोडियम हो गया, पोटासियम मत, यहाँ पर एक ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए। कार्बन कितना होता है, इधर में कितना होता है 6 और इधर में कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों का क्या होता है, सोडियम प्लस कार्बन, यानी इसके जो परमाणु क्रमांक है 11 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितने हैं 23 है। इसे कार्बन के देखिए, कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने हैं 6 हैं, तो इसके द्रव्यमान कितने हैं 12 है। ये दोनों तत्व क्या है, एक दूसरे से अलग है। वही कह रहा है कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु जो क्रमांक होगा या द्रव्यमान होगा क्या होगा, अलग अलग आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर पॉइंट यही कह रहा है कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। चौथा देखिए क्या है, एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। एक ही तत्व होगा या अलग अलग तत्व मिलकर क्या करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे हम दिखाते हैं अभी। इसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है H2 प्लस O2। अब यहाँ पर देखिए दो तत्व अलग अलग है, ठीक है ना, H2, ठीक है ना। यहाँ पर दो तत्व क्या है, अलग अलग है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं H प्लस O2, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों के जो मिलेंगे, अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, H2 यानी नया एक तत्व बनाएंगे, तो यहाँ पर H2O बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, H2O ही बनेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यही कह रहा है कि एक ही अथवा अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाएंगे। तो ये दो तत्व हो गए, एक तत्व ये हो गया और एक तत्व ये हो गया। अब ये जो बना है क्या, यौगिक बनेगा। ये क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, क्योंकि दो तत्वों को मिलने से जो नया उत्पाद हुआ उसे हम क्या कहेंगे, एक यौगिक बनता है, ठीक है ना। तो उसे ही कहा गया कि एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। रासायनिक जो अभिक्रिया, ये जो अभी हम दिखाएं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु सबसे कौन सी इकाई, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी भौतिक या रासायनिक में न तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही बनाए जा सकते हैं। किसी भी भौतिक अभिक्रिया हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी भी तत्व के परमाणु जो क्रमांक होगा ना तो उसको हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम बिगाड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भी तत्व होगा उसका जब हम संयोग कराते हैं एक दूसरे विपरीत तत्व से, तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उतना ही रहता है, ना वो घटता है और ना ही बढ़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए जाए, अभी जो H2 का था उसी को देख लिया जाए, H प्लस O2 था ना, अभी हमने यहाँ पर क्या बनाया था, H2O बनाया था। अब इसका कितना 1 है और इसका कितना है 16 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर 16 इंटू कितना हो जाएगा, दो पहले से परमाणु दिया गया है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। 16 में 2 से गुणा कर दे, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, और ये करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे H कितना 1 है, ठीक है ना, 1 से 2 में गुणा करा दीजिए और इधर कितना है 16 है। अब देखिए, अभी 2 एकम 2, अब इधर में 2 एकम 2 हो जाएगा और ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 2 कितना होता है 18 होता है। अब यहाँ पर इसको हम नहीं लेकर के इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इसको हम क्या कराएंगे ऐड कराते हैं तो ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 18 ही होगा। तो दोनों तरफ कितना हो गया 18 हुआ ना। तो इसी को कहा जाता है कि ना तो इसको हम सृजन कर सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, हम नष्ट भी कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो क्या यहाँ पर 32 लिखे थे ना, तो यहाँ पर हम 32 नहीं लिख सकते हैं। हम अपने मन से इसके परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान को बदल नहीं सकते हैं। जो पहले से उपस्थित है उन्हीं को हमको क्या करना होगा, काउंट करना होगा। तो जो पहले हमने 32 लिखा था वो इसीलिए लिखा था ताकि इधर एक दूसरा आएगा और इधर एक दूसरा, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल ही कराएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, इधर भी 18 है तो इधर भी 18 है। तो वही कह रहा है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो, परमाणु क्रमांक जो संख्या होती है या उत्पन्न जो होता है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ना इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये डाल्टन का सिद्धांत जो है आप लोग को समझ में आया। और डाल्टन का सिद्धांत समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं अगले एक। आप लोग याद रखिएगा कि 1808 में उन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत को पारित किया था। अब हम जो देखने वाले हैं आगे, अगला टॉपिक क्या होगा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा तो होगा मूलभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो अगला ये जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं मूलभूत कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स, कौन कौन से होते हैं, किसे कहा जाता है कि मूलभूत कण कौन होंगे या कौन नहीं होंगे। तो इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। आइए, ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सर्वप्रथम क्या है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। सर्वप्रथम क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन, और यहाँ पर जो बाहर में घूम रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो हमने इन तीनों को नोट कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर हमने इनका नाम भी लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टाइन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेड चैडविक ने खोज किया था, किसका, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन गोल्डस्टाइन और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। इन्होंने सबको एक अलग अलग कैटेगरी में रखे और सबको अलग अलग खोज किया गया था। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार कार्य करते हैं, कौन कैसे क्या होता है। तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। ठीक है ना। अब संरचना किसने दिया था, अब इसके द्रव्यमान और आवेश कितने होते हैं, ठीक है ना, कौन से आवेश होते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, माइनस का आवेश होता है। प्रोटॉन पे हमेशा आवेश क्या होता है, प्लस का होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, 0 का होता है। ये चीज आप लोग को जानना सबसे जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन 0, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए N0 लिखा जाता है। प्लस यानी प्रोटॉन और माइनस यानी ऋणात्मक, जिसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसका द्रव्यमान देखा जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg का होता है। ठीक है ना। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg का होता है। आवेश देखा जाएगा तो 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। दूसरा देखिए, प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और इसका आवेश जो होता है 602 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग इनके जो द्रव्यमान होते हैं सेम होते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके जो आवेश होते हैं वह 0 होते हैं। ठीक है ना। इनके जो आवेश होते हैं क्या होंगे, वह 0 होते हैं। किसके, न्यूट्रॉन के। ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि इसको सिंपल से बात में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी भी बैटरी का यूज करते हैं, या किसी भी कनेक्शन, जो भी विद्युत धारा होता है उसमें 2 वायर होते हैं, एक होते हैं प्लस और एक होता है माइनस। ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब कि सिंपल सी बात है, इसमें एक प्लस का तार जोड़ दीजिए और इसमें एक माइनस का, विद्युत प्रवाह होने लगा, यानी हमारे घरों में क्या होगा, विद्युत चलना प्रारंभ कर दिया। यानी जिस जगह पे वायर हम जोड़े हैं उसमें विद्युत जाना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझा जाए कि मान लीजिए एक गति कैसे करते हैं, जब भी मान लीजिए कि इन दोनों में वायर का यानी जब भी विद्युत प्रवाह किया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्लस का आवेश होता है और जो माइनस का आवेश होता है वो हमेशा एक दूसरे के इसके तरफ गति करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, वो प्लस के तरफ गति करते हैं, और प्लस जो होगा वह उसके जो आवेश होंगे वह कम हो जाते हैं, और माइनस का आवेश क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं। यही कारण होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह प्लस की तरफ गति करना प्रारंभ हो जाता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जब हम गर्मी के दिन में क्या होता है, उस समय वातावरण अनुकूल रहता है। यानी कहा वातावरण अनुकूल का मतलब ये नहीं कि उस समय तो बहुत तेज धूप निकलती है, उसका कहने का मतलब ये नहीं। उस समय देखिए गर्मी के दिन में आप लोग स्नान करते हैं और स्नान करके बिना ऑयल यानी बिना तेल लगाए हुए स्कूल चले जाते हैं। तो अपने केस को देखिएगा, उसमें क्या होता है, उस केस में हमेशा लगता है कि उसमें नमी बना रहता है। ठीक है ना।
तो उस केस में आप देखिएगा उसमें ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे ही मतलब ऑयल के जैसे हमेशा दिखाई देता है। आपको एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेकर या प्लास्टिक लेकर के उस इसमें रगड़िएगा, रगड़ करके, और एक छोटे छोटे मतलब कागज़ के जो टुकड़े होते हैं उस पर लगाइएगा, वो उठने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं उसको, वो अपने तरफ क्या करते हैं, खींचने लगते हैं। या छोटे छोटे कणों में लेकर के जाइएगा तो वहाँ से वो कण को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब गर्मी के दिन में उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक तो होगा, कोई ना कोई यानी ये रिएक्शन तो होता है, जिससे मान लीजिए माइनस से तो प्लस की तरफ गति करता है, तभी ना घिसता है, तभी ना उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। जैसे इसमें रगड़ते हैं उसमें क्या होता है, घर्षण होता है और विद्युत उत्पन्न होने लगता है। और यही प्रक्रिया आप ठंडे के दिन में देखिए, तो आप बिना ऑयल लगाएगा यदि चले जाते हैं विद्यालय, तो जैसे कंघी इसमें लगाते हैं तो पता चलता है कि एक केस क्या होता है, एक दूसरे से मतलब ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। यानी उसमें वह प्रक्रिया नहीं होती है। उसमें क्या होता है, अगर ठंडे के दिन में देखा जाए तो इन दोनों में से कि तब प्लस होगा और नहीं तो माइनस होगा, लेकिन गर्मी के दिन में ये दोनों होते हैं। इस केस में गर्मी के दिन में दोनों होते हैं और ठंडा के दिन में कि तो एक ही होगा, कि तो प्लस और नहीं तो माइनस। यही कारण होता है कि उस समय जो बाल होते हैं सूखा सूखा दिखाई देने लगता है, यानी ड्राई होने लगता है। और उस समय जब तक हम ऑयल का यूज नहीं करते हैं तब तक वो केस देखने में अच्छा नहीं लगता है। और उसमें किसी प्लास्टिक को लेकर रगड़िएगा तो उसमें कोई विद्युत उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यह प्रक्रिया होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की। ये वाला समझ में आ गया ना? आई होप कि ये वाला पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। कहाँ रख दीजिए, समझ में आया ना? आवेश कितने होते हैं और द्रव्यमान कितने होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है क्रूस का प्रयोग, ठीक है ना? क्रूस का प्रयोग क्या था, उन्होंने किस प्रकार का अपने प्रयोग में लाए थे, किस चीज पर प्रयोग किया था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है, इस पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है, यह हम बताएंगे कब लिखना है, एक नोट्स के रूप में लिखना है, लेकिन अभी नहीं लिखना है, पहले इसको समझ लीजिए उसके बाद लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, क्रूक्स का नियम, ठीक है ना? क्रूक्स का प्रयोग, क्रूक्स का प्रयोग, ठीक है ना? इसके बारे में हम जानेंगे, पहले इसको समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। लिखना तो है, ये है, हम ये नहीं कहते कि नहीं लिखना है, लेकिन पहले समझ लो उसके बाद आपको लिखना है, क्योंकि लिख करके रट्टा मारने से कोनो फायदा नहीं है। पहले समझो उसके बाद लिखना है। आइए समझते हैं। सर्वप्रथम एक कांच का नली हम लेते हैं, ठीक है ना? एक क्या लेते हैं, कांच का नली लेते हैं। इस नली में हम एक कैथोड लगा देंगे, यानी इस तरह का लगा कर पैक कर देंगे, ठीक है ना? अब इसको ला करके किसी धातु से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, विद्युत प्रवाह करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पर हम विद्युत प्रवाह करेंगे और यहाँ पर एक पूंजी हम लगा देंगे, क्या है, के। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक अमीटर लगा देंगे, ठीक है ना? यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक अमीटर, इसको ए से दर्शाया जाता है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अमीटर को ए से दर्शाया जाता है, ठीक है ना? और इस कुंजी को के से, यानी स्विच को के से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या, विद्युत प्रवाह के लिए हमने इधर माइनस रख दिया, इधर क्या रख दिया, प्लस रख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये दो वायर है, ठीक है ना? ये किसी एक कांच की नली है। अब इस नली में कोई भी आप गैस भर दीजिए, इसमें कोई भी आप गैस भर दीजिए, इसमें चलेगा, कोई भी गैस, ठीक है ना? कोई भी गैस इसमें भर दीजिए, वो चलेगा, क्योंकि इसको समझना है। क्रूक्स ने इसी प्रकार अपने प्रयोग में इसको समझ रहे थे और समझाए थे, ठीक है ना? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का यदि गैस भर दिया जाए तब विद्युत प्रवाह किया जाता, क्या उसमें प्रक्रिया होती है, पहले समझिए उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना? देखिए, जब उन्होंने क्या किया क्रूक्स ने, कि यहाँ पर उन्होंने वोल्ट कम से कम 1000 वोल्ट का क्या क्या सप्लाई किया सर्वप्रथम। अब ये इतना समझिए, पहले कांच की नली लेंगे, उसमें दो प्लेट लगाएंगे कॉपर का, और इसमें से वायर निकाल करके इधर विद्युत प्रवाह कराएंगे, इधर कुंजी लगा देंगे, इधर अमीटर लगाएंगे। अगर यदि मीटर इस तरह का तिरछा इसका समझेंगे, मतलब क्या, कि वो विद्युत प्रवाह हो रहा है। अगर मीटर इसी तरह का इसी गति में है तो समझेंगे वो विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है ना?
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक चीज हम ये लगा देते हैं ताकि इसमें से क्या होगा, कुछ वायु निकलेंगे बाहर की तरफ, ठीक है ना, या यहाँ से भर सकते हैं या निकल सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब क्रूक्स ने 1000 वोल्टेज को इसमें जब सप्लाई दिया, ठीक है ना, इस कांच के नली में, तो इसमें कोई प्रभाव यानी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, ठीक है ना, इसमें क्या कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो जब कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला तो क्रूक्स को यह पता चला कि हो सकता है कहीं 1000 वोल्टेज कहीं कम पड़ जाए, ठीक है ना। तो कहीं 1000 वोल्ट जब कम पड़ जाए तब उसने क्या किया कि अब 1000 के बदले उन्होंने क्या किया, 15000 वोल्टेज की सप्लाई करने लगे, ठीक है ना। 1000 वोल्ट तो नहीं कुछ मिला तो उन्होंने क्या कर दिया, 15000 वोल्ट को क्या किया, सप्लाई देने लगा। 15000 वोल्ट सप्लाई देने के बावजूद भी उसमें कोनो परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तब क्रूक्स ने सोचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तब क्रूक्स ने सोचा कि हो सके अगर यदि इसमें कोनो सप्लाई नहीं होता, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, कोई ना कोई तो कारण है जिसकी वजह से उसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया, गैस को थोड़ा सा निकाल दिया, यानी क्या किया, गैस को थोड़ा सा निकाल दिया, 10⁻², यानी इतने गैसों को थोड़ा सा क्या कर दिए, बाहर की तरफ निकाल दिए। तो पहला प्रयोग में उन्होंने देखा कि गैस कोई भी गैस हमने ले लिया किसी कांच के नली में और उसमें जितना 1000 या 15000 वोल्ट जितना सप्लाई कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मतलब उसमें क्या है, गैस भरा हुआ है, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं। 15000 वोल्ट देने के बाद फिर भी कोई परिवर्तन नहीं। तब उन्होंने क्या किया, गैस को थोड़ा सा निकाल दिया, और जब गैस को थोड़ा सा जब उन्होंने निकाला तो उसमें विद्युत प्रवाह होने लगा। जब विद्युत प्रवाह उसमें होने लगा तब क्या हुआ, देखिए अगली कड़ी में, तो उसने ये समझ लिया कि लगता है कि गैस में क्या विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो गैस में विद्युत प्रवाह नहीं होता है दोस्तों, यह नोट लिखिए कि कभी भी गैस में विद्युत प्रवाह नहीं होता है। और यही प्रयोग फर्स्ट में क्रूक्स ने बताए कि इसमें आप लोग खुद देख लीजिए कि इसमें क्या भरा था, गैस भरा था, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा था। तो इसको नोट्स में लिख लीजिए कि कभी भी गैस में विद्युत प्रवाह नहीं होता है। दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया कि उसमें से थोड़ा सा 10⁻² का गैस यानी थोड़ा सा गैस उसमें से निकाल दिया। जब थोड़ा सा गैस उसमें से निकाल दिया तो उसमें विद्युत प्रवाह होने लगा। और जब विद्युत प्रवाह होने लगा तो उसमें एक हल्की सी लाल रंग की उसमें क्या किरणें दिखाई देने लगी। जब हल्की लाल रंग की किरणें दिखाई देने लगी तब क्रूक्स को पता चल गया कि हो ना हो यह गैस की वजह से ही हो रहा था, ठीक है। तीसरे प्रयोग में उसने क्या किया, तीसरे प्रयोग में और उसने गैस को बाहर निकाल दिया, यानी गैस को 10⁻⁴ पूरा खत्म कर दिया, गैस को पूरा उसमें से निकाल दिया। जब गैस को पूरा उसमें निकाल दिए तो विद्युत प्रवाह पूरा अच्छी तरह से उसमें विद्युत प्रवाह होने लगा। और जब विद्युत प्रवाह उसमें जब होने लगा तब उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तब उसमें क्या परिवर्तन होता था, जब पूरा गैस उसमें से निकल गया तो जब पूरा गैस निकला तो इसमें कुछ इस प्रकार की रेखाएं यानी किरणें दिखाई देने लगी, जिसको क्रूक्स ने क्या किया, नोट किया। इस प्रकार की गैस जब उसमें जाने लगी तब क्रूक्स ने क्या किया, उसमें नोट किया और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड किरण। क्या नाम दिया, कैथोड किरण। क्यों कि यह देखिए जो ऋणात्मक थी वह माइनस की तरफ गति करना प्रारंभ कर दी, ठीक है ना। ये किसके तरफ, प्लस यानी माइनस के से निकल करके प्लस की तरफ गति करना प्रारंभ कर दी। और वह एक कांच का जो भाग था वह चमकीला हो गया, यानी जैसे गैस उसमें से बाहर निकला तो वह किरणें जैसे प्रकाश होने उसमें जाने लगी माइनस की तरफ से प्लस की तरफ, तो वो कांच क्या हो गया, एक चमकीला दिखने लगा। तो दोस्तों यह क्रूक्स का एक तीसरा एक प्रयोग था जो हमने यहाँ पर नंबर वाइज करके लिख दिया। जो प्रयोग में हमने देखा, जो प्रयोग क्रूक्स ने किया था उसी प्रयोग को हमने यहाँ पर नोट किया। अब आपको लिखना कैसे है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। सर्वप्रथम नोट्स डाल करके लिखिएगा। सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने एक लंबी कांच की विसर्ग नली में गैसों का चालकता का कम दाब पर अध्ययन किया। इसमें कम गैस भरकर और इसकी चालकता पर क्या क्या अध्ययन किया कि विद्युत कैसे प्रवाह होता है, कैसे प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना।
उसने एक विसर्ग नली लिया जिसके दोनों सिरों पर एक एक धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर सील कर दिए गए हैं। इनके दोनों सिरों पर एक एक धातु लगाए गए हैं जिनको क्या कर दिया गया, पैक कर दिया गया, यानी बांध दिया गया है, उसको कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है ना। विसर्ग नली में एक पार्श्व नली लगा होता है जिसके निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है और यहाँ से क्या किया जाता है, ये दोनों ला करके इस पार्ट्स में जोड़ दिया जाता है जहाँ पे कैथोड और जहाँ पे एनोड होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जोड़ दिए जाते हैं। अब इन्होंने जब प्रयोग किया तो प्रयोग में क्या क्या अवलोकन किए, वही अवलोकन को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए प्रथम प्रयोग में उन्होंने देखा कोई भी विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा था कांच के नली में, यानी जैसे इसमें जब गैस भरा था तो उसमें जितना 1000 वोल्टेज दे रहे थे या 15000 वोल्टेज दे रहे थे फिर भी उसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा था। तब उन्होंने क्या कहा कि गैस में कभी विद्युत प्रवाह नहीं होता है। दूसरा नियम देखिए दोस्तों, दूसरा प्रयोग उनका, सॉरी दूसरा नियम है, दूसरा प्रयोग, जैसे ही गैस को बाहर निकाल दिया तो विद्युत धारा प्रवाह होने लगा तो उसके एक लाल हल्की किरण दिखाई देने लगी। उसमें क्या, एक हल्की लाल किरण दिखाई देने लगी जब गैस को बाहर निकाला गया। तब कितना, 10⁻², यानी 10⁻² पावर को क्या क्या निकाल दिया गया इतना गैस, तब उसमें एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी और उसमें विद्युत प्रवाह होने लगा। तब क्रुक्स को पता चल गया कि वायु यानी गैस में कभी विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तीसरा प्रयोग देखिए दोस्तों, तीसरे प्रयोग में गैस को अधिक मात्रा में बाहर निकाल दिया गया जिसके कारण विद्युत प्रवाह होने लगा और वह कांच चमकीला दिखने लगा। तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, अब उनको तो पता चल गया कि थोड़ा सा निकाला तो विद्युत प्रवाह होने लगा और ज्यादा निकाल देंगे तो पूरा विद्युत प्रवाह होने लगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिए कि 10⁻⁴ को इतना गैस सब पूरा साफ उसमें से निकाल दिया। गैस को पूरा जब निकाल दिए तो विद्युत प्रवाह होने लगा और जब विद्युत प्रवाह होने लगा तो कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिला जो क्रुक्स ने क्या क्या अवलोकन किया। तो उसमें हल्की चमकी, वो जो कांच थी वह चमकीले होने लगी। नहीं जैसे किरण जब इधर से ये माइनस से प्लस की तरफ गति करने लगी तो वह इस वाले पार्ट्स पे क्या हुआ, जो कांच था चमकीला होने लगा, यानी एक अलग रंग का वो दिखाई देने लगा, पूरा नीला दिखाई देने लगा, चमकीला होने लगा। तब क्रुक्स को पता चल गया कि यह माइनस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्लस के इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या नाम दिया था, थोड़ा सा इनको देखिएगा। ठीक है ना। उन्होंने माइनस को क्या नाम दिया, कैथोड, और प्लस को एनोड। ठीक है ना। प्लस को एनोड और माइनस को क्या कर दिया, कैथोड। ये चीज समझ में आ गया और यही चीज मैंने यहाँ प्रयोग में क्या कर दिया, इसको नोट कर दिया। तो उनका जितना प्रयोग था दोस्तों आप लोग इसको नोट के रूप में तैयार कर लीजिए क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है और इस चित्र को भी आपको बनाना होगा। इसी प्रयोग को जे थॉमसन ने भी किया था और उन्होंने भी इसके गुण को क्या क्या अवलोकन किए और अवलोकन करके अपने प्रयोग में लाए थे। तब अब नेक्स्ट उनके बारे में जानेंगे कि जे थॉमसन ने किस प्रकार इसी के बारे में अवलोकन किए थे, उनका क्या सिद्धांत था, किस प्रकार उन्होंने अवलोकन किया। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का जो गुण और जो कैथोड किरणों के बारे में उन्होंने पता लगाया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह कांच के नली पर उन्होंने भी अपना प्रयोग किया था जे थॉमसन ने। जिस प्रकार क्रुक्स ने अपने प्रयोग में एक कांच के नली का प्रयोग किए थे उसी प्रकार जे थॉमसन ने भी इसमें कांच के नली का प्रयोग किए थे। उन्होंने देखिए इसमें क्या लिखा था, इसमें इस तरह का उसने एक धातु के जगह पर जो प्लेट लगा था इस पर उन्होंने एक पारदर्शी प्लेट लगाया था जिसमें एक प्रकार का छिद्र था जिसके कारण मतलब प्रकाश को क्या था, पारदर्शित कर सकता था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने एनोड और कैथोड में क्या फर्क देखा। ये तो एनोड और कैथोड तो पहले से ही मतलब नाम था क्योंकि उन्होंने क्रुक्स के द्वारा दिया गया नाम था, उन्होंने भी इस नाम का क्या क्या प्रयोग किए। अब देखिए जैसे उन्होंने क्या क्या इस वाले बिंदु से जैसे उन्होंने विद्युत प्रवाह किया, ठीक है ना, तो विद्युत प्रवाह किया तो उन्होंने यह नोट किया कि प्लस के तरफ से वो जो विद्युत प्रवाह हो रहा है वो माइनस की तरफ गति कर रहा है और माइनस की तरफ से गति करके फिर वह प्लस की तरफ क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है और उस
जो प्लेट लगा हुआ है उस प्लेट में एक ऐसा छिद्र है जिसके द्वारा वह प्रकाश क्या होती है, बाहर की तरफ दिखाई देती है। अगर वो बाहर की तरफ सीधी जाती है तो उसमें जो उस रेखा को उस प्रकाश को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड किरणें नाम दिया। यानी इस कांच के नली में जो प्रकाश गति करते हुए उनको दिखाई दिया उस किरण का नाम क्या दिया उन्होंने, कैथोड किरण दिया। और जब इधर से वो गति करते हुए इस प्लेट को आएंगी तो यही प्लेट यहाँ पर चमकीला दिखाई देता है, जो पहले क्रुक्स ने अपने प्रयोग में बताया था, ठीक है ना। तो यही वाला प्लेट चमकीला दिखाई देने लगा, यानी वह नीला एक कलर का दिखाई देने लगा था, ठीक है। तो जे थॉमसन ने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने यह कह दिया कि जो भी मतलब किरणें मतलब कि दिखाई देती थी उस किरणों का नाम क्या था, कैथोड किरणें के नाम से वो जानी जाती है। तो कैथोड किरणें, उन किरणों का नाम देने वाला कौन था, जे थॉमसन ने ही दिया था कैथोड किरण के नाम से, ठीक है ना। ये पता चल गया। आइए हम जानते हैं कि जब कैथोड किरणें उन्होंने पता लगा तो कैथोड जो किरण थी उनका क्या क्या गुण था। तो कैथोड जो किरण था उनका कुछ मुख्य गुण था जो यहाँ पर उन्होंने जे थॉमसन ने दर्शाया था। आइए देखते हैं। प्रथम जो था, कैथोड किरणें सरल रेखा में हमेशा गमन करती है, ठीक है, प्रकाश के जैसे काम करती है दोस्तों। जिस प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उसी प्रकार कैथोड भी सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो कैथोड हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। दूसरा पॉइंट, कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है, हमेशा वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर गति करती है, जिससे हमेशा यहाँ पर देखिए माइनस की तरफ से प्लस की तरफ गति कर रही है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होती हैं। जिस मार्ग से अगर यदि कैथोड किरणें जा रही हैं, अगर यदि उस पथ में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ यदि चुंबकीय यदि आए तो उससे क्या होता है, विचलित हो जाती है, यानी उस पर पड़ने के बाद वहां से हट जाती है, करने के बाद फिर वापस हो जाएंगे या किसी दूसरे दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। जो छोटे छोटे द्रव्य कण होते हैं ना उससे मिलकर के क्या कैथोड किरणें बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कैथोड किरणें उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जो कैथोड किरणें हैं अगर यदि कहीं पे पड़ती हैं उस पे क्या पड़ेगा, वो उसमें से ऊष्मा प्रदान करती है। जिस प्रकार हम लोग मान लीजिए तेज धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, यानी ऊर्जा का मतलब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, तेज गर्मी उत्पन्न होने लगती है। उसी प्रकार जो कैथोड किरणें हैं अगर यदि किसी पे पड़ती है तो क्या होती है, वो एक ऊष्मीय उत्पन्न करने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। आप लोग देखेंगे दोस्तों, जब भी मतलब एक्सरा कराया जाता है तो उस समय क्या होता है कि एक्स किरणें ही उसमें क्या होती है, वह मतलब हमारे प्रतिबिंब को खींचती है। तो जिस दिशा में हम रहते हैं उस दिशा में मतलब कि ठीक उसके विपरीत दिशा से एक्सरे वाली किरण निकलती है और निकल कर सीधे हमारे उस बिंदु पर जाती है, जिस बिंदु को मैंने जिस पार्ट्स को हमको क्या करना है, एक्सरा करना है, तो वो सीधे उस बिंदु को प्रतिबिंब निकाल देती है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें एक्स किरण की क्या करती है, उत्पत्ति करती है। एक्सरे में ये सब काम लगता है, ठीक है ना। कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित करती है। जो कैथोड किरणें होती हैं आप लोग देखेंगे दोस्तों, ब्याह शादी या पिक्चरों में जो कैमरा यूज किया जाता है उसमें जो प्लेट होता है कैमरा खींचने वाला, जिसमें रील्स बनते हैं, जिसमें पिक्चर खींचा जाता है, प्रतिबिंब बनता है, उस प्लेट को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। अगर जिस पोजीशन में वो खींच रहे हैं फोटो का, अगर उसके ठीक सामने से अगर यदि कोई प्रकाश पड़े तो उस जगह पे वो फोटो को मतलब प्रतिबिंब उसका जो बनता है वो नहीं बन पाता है, यानी उसको प्रभावित करते हैं। तो आई होप कि यह था जे थॉमसन का इस कांच के नली में जो प्रयोग था इसके बारे में हम लोग जाने। एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग इससे आज ज़्यादा डिटेल्स में इसके जानेंगे अगले वीडियो में। बस इतना ही इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टली हमने यहाँ पर बता दिया, लेकिन जब इसका अगला लेक्चर आएगा तो इसमें हम जे थॉमसन के इस प्रयोग के बारे में और डिटेल्स से हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।